प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे अपनी आईज को ओपन कर रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है कि मैं काफी दिनों से इस बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे के पास कोई पर्सन बैठा हुआ होता है जिसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम कई दिनों से इस बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हो। और चाकू की इतनी तेज धार को देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैक बैठा हुआ होता है जो कि जे के लिए एप्पल कट कर रहा होता है। और जैक को यहाँ पर देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फौरन से उठकर बैठ जाता है। लेकिन इसी वक्त उसके हाथ में बहुत ही जोर से दर्द होती है और इस पेन की वजह से जे काफी जोर से चिल्लाता है और वो बोलता है, शिट, मैं ये कैसे भूल गया कि मेरा हाथ इंजर्ड है। और इसी के साथ जैक बोल रहा होता है, तुम्हारी बॉडी की तमाम इंजरीज को हील कर दिया गया है लेकिन तुम्हारा हाथ अब भी काफी ज्यादा वीक है, इसलिए तुम्हें इसे 1 मंथ तक प्रोटेक्ट करना होगा ताकि ये जल्दी से हील हो सके। इसलिए अब दूसरी चीजों को भूलकर बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। और इसी वक्त जे बोलता है, मैं कुछ चीजों की वजह से काफी ज्यादा क्यूरियस था, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो ये बात सुनकर जैक बोलता है, क्या तुम अपने फादर के बारे में पूछना चाहते हो? क्या मैं उन्हें जानता हूँ या नहीं? तो हाँ, ये बात सच है, मैं उन्हें जानता था, मैं अब से कई साल पहले उनके साथ काम कर चुका हूँ। और हम देखते कि ये बात सुनकर जे बहुत ही तेजी के साथ जैक के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से जैक भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जे ने ये अटैक नहीं किया था, बल्कि वो तो बस जैक के हाथ में से उस एप्पल को ले लेता है और वो बोल रहा होता है, एप्पल के लिए थैंक यू। और ये बात सुनकर जैक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तुमने मुझे जो रिएक्शन दिया है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्या तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा? और क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि अगर मैं तुम्हारे फादर को जानता था तो मैंने उनकी हेल्प क्यों नहीं की? तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, अरे नहीं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं जानता हूँ तुम मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं फौरन से तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा या फिर मैं कुछ बैड वर्ड्स का यूज करूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये गेस कर सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे होगे, क्या मैं क्या करने वाला हूँ। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, कमीने इंसान, दफा हो जाओ यहाँ से, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और जे की इतनी खतरनाक लुक देखकर जैक भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसके साथ जे बोल रहा होता है, क्यों, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ ना? वेल, अगर तुम आज से 3 या 4 साल पहले आए होते तब मेरा रिएक्शन बिल्कुल सेम होता, क्योंकि उस टाइम मुझे सिर्फ इन्हीं चीजों पर गुस्सा आ रहा होता था कि आखिर वो लोग जो मेरे फादर के दोस्त थे उन्होंने उनका साथ क्यों छोड़ दिया। लेकिन शायद मुझे लगता है अब मैं काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका हूँ और मुझे अपने गुस्से को दूसरे लोगों के ऊपर उतारने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ जे उस एप्पल को खाकर उसे डस्टबिन में फेंक देता है और इसी के साथ वो बोलता है, लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो भी पर्सन मेरे रास्ते में आया मैं जानता हूँ कि मुझे उसे अपने रास्ते में से कैसे हटाना है, इसलिए कभी भी मेरे रास्ते में आने की ट्राई मत कीजिएगा। जिसके बाद जैक बोलता है, जे मेरी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम लीगली तौर पर यूसियोंग के सन के तौर पर रजिस्टर क्यों नहीं हो, और यूसियोंग ने आज तक तुम्हें दुनिया से छुपाया क्यों हुआ था? आखिर इस चीज का क्या रीजन है? और जब यूसियोंग की हालत खराब हो गई थी तो वो कौन पर्सन था जिसने तुम्हारी केयर की है? तो जे बोलता है, तो तुम इसलिए क्यूरियस हो कि मेरे फादर के बाद मुझे किस पर्सन ने पाला है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बचपन से ही अकेला हूँ और मुझे किसी पर्सन ने नहीं पाला है। तो ये बात सुनकर जैक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, चलो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो कि क्या तुमने कभी डैगोआ विंग ये नाम सुना है? तो ये नाम सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर किस पर्सन का नाम है? ये कितना ज्यादा अजीब है, मैंने कभी भी ये नाम भी नहीं सुना। तो जैक बोलता है, ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ये नाम उस ड्रैगन का है जिसका पॉइजन तुम्हारे फादर की बॉडी के अंदर मौजूद है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद जैक जे को बता रहा होता है, अब से बहुत साल पहले डंजन और सिटी के एरियाज के दरमियान में बहुत ही ज्यादा वॉल्स को तैयार कर दिया गया था और उस वक्त हंटर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और हंटर्स डेली बेसिस पर डंजन्स में जाकर उन्हें क्लियर किया करते थे ताकि कोई भी मॉन्स्टर सिटी तक ना पहुंच सके। लेकिन तब अचानक से एक और बहुत ही बड़ी मुश्किल सामने आई और वो थी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन, जिन्हें हराना एक हंटर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था ये इस वर्ल्ड का एंड है। और उस वक्त जब सब लोग अपनी होप्स खो चुके थे, उस वक्त तुम्हारे फादर सामने आए और वो एक पहले पर्सन थे जिन्होंने एक ड्रैगन को किल किया था, जिसके बाद उन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ड्रैगन्स को किल किया और यही रीजन था कि उन्हें किंग ऑफ ड्रैगन स्लेयर्स बुलाया जाता था। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सभी लोगों के सामने आई और वो प्रॉब्लम ये थी कि हमें पता चला कि ये ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा शार्प है और इतना ही नहीं, ये ड्रैगन्स खुद को ह्यूमन फॉर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा ऐसे ड्रैगन्स हैं जो कि हम इंसानों के दरमियान में ही मौजूद हैं और हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो यह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और जैक बता रहा होता है, तुम्हारे फादर के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा गलत इल्जामात को लगाया गया था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे फादर की डैगवांग के साथ फाइट हुई थी और उस फाइट के दौरान में तुम्हारे फादर की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पॉइजन फैल गया था और अगर तुम अपने फादर को क्यूर करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें डैगवांग को मारकर उसकी बॉडी से अपने फादर के पॉइजन का एंटीडोट बनाना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक इस जगह से चला गया होता है और
उसने जे को अपना एक कार्ड दिया होता है और इसी के साथ जे प्रीवियस सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पर जैक ने जे से बोला था, मुझे नहीं पता तुम डैगवांग को मारने में मेरी कोई हेल्प कर सकते हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स की एक टीम को क्रिएट किया है और बहुत ही जल्द हम डैगवांग को तलाश कर लेंगे, जिसके बाद हम डैगवांग को हंट करने वाले हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे फादर किंग ऑफ ड्रैगन स्लेयर का ब्लड है और मुझे लगता है तुम ही एक ऐसा पर्सन हो जो कि डैगवांग को किल कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी अब की स्किल्स को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम डैगवांग को हरा पाओगे, इसलिए तुम्हें खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि डैगवांग को किल करने में तुम हमारी हेल्प कर सको। लेकिन इसी के साथ जी बोलता है, जो सब कुछ तुमने बताया है इससे तो मुझे साफ ये लग रहा है कि तुम बहुत टाइम से डैगवांग को मारने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरे पास खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कितना टाइम है और कितने टाइम के बाद तुम लोग डैगवांग की हंटिंग को स्टार्ट करने वाले हो? ये बात सुनकर जैक बोल रहा होता है, मैं तुम्हें कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारे पास 2 साल का वक्त है और इस 2 साल के वक्त में तुम्हें खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि डैगवांग के साथ फाइट में तुम हमारी हेल्प कर सको। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी ये तमाम बातें झूठी लग रही हैं तो जो कुछ भी मैंने बोला है तुम इस सब को भुला दो, लेकिन एक चीज को याद रखना, अगर तुम्हें अपने फादर को सेव करना है तो उसके लिए तुम्हें डैगवांग चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे अपने चेहरे को धो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, डैगवांग एक ड्रैगन और कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं बल्कि तमाम ड्रैगन्स का लीडर, लेकिन मेरे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं डैगवांग को हरा सकूं, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपने फादर को सेव करके रहूंगा और इसके लिए मुझे खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे के कमरे में कोई लेडी आ जाती है, जिसे देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मैम आखिर आप कौन है? तो वो बोलती है, मिस्टर आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं आपकी डॉक्टर हूँ और तुम्हारे हाथ की सर्जरी करने में मैंने भी डॉक्टर्स का साथ दिया था। यह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर इस चीज से आपका क्या मतलब है कि आप लोगों ने मेरे हाथ की सर्जरी की थी? तो वो डॉक्टर बताती है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम्हारे हाथ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और अगर तुम्हारे हाथ को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता तो तुम कभी भी अपने राइट हैंड को यूज नहीं कर पाते और तुम्हारा राइट हैंड बिल्कुल खराब हो जाता। और अगर सच बताऊं तो तुम्हारे हाथ की सर्जरी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर ने हमारी हेल्प की और उनकी मदद से ही ये सर्जरी सक्सेसफुल हो पाई है और अब तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, डॉक्टर क्या आपको ये पता है कि मेरा वो फ्रेंड जो मेरे साथ यहाँ पर आया था वो कहाँ पर है? तो डॉक्टर बोलती है, क्या तुम सियोक के बारे में बात कर रहे हो? उस लड़के की रिकवरी स्पीड बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल थी। जब तुम दोनों यहाँ पर आए थे वो लड़का तो 2 दिन में ही डिस्चार्ज होकर वापस चला गया था, लेकिन तुम्हारे हाथ के साथ साथ तुम्हारी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी, इसलिए तुम्हें होश में आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन इसी के साथ वो डॉक्टर बोलती है, मिस्टर अगर आप बुरा ना मान तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? तो ये बात सुनकर जे भी इसके लिए मान जाता है और वो डॉक्टर जे के साथ अपनी एक सेल्फी ले लेती है और वो काफी ज्यादा हंसते हुए यहाँ से जा रही होती है। जिसके बाद जे बोलता है, डॉक्टर अगर आप परमिशन दो तो क्या मैं डिस्चार्ज होकर यहाँ से जा सकता हूँ? तो डॉक्टर बोलती है, मिस्टर मुझे लगता है आपको इस चीज का पता नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर बहुत ही ज्यादा रश लगा हुआ है और वहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो यह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर वो रिपोर्टर्स मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हैं? तो वो लेडी बोलती है, और सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे लगता है तुमने अभी तक अपनी इस वीडियो को नहीं देखा है, तुम एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सुपरस्टार बन चुके हो, ये लो जल्दी से अपनी ये वीडियो देखो। और वो मोबाइल पर जे को कोई वीडियो दिखाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही वीडियो थी जिसमें जे उन 2 हॉर्न मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा था और जे की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और इस वीडियो के ऊपर मिलियंस में व्यूज आए हुए होते हैं और ये देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो लेडी बोल रही होती है, तुम कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें फ्रंट डोर से नहीं जाना चाहिए वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। और इसी के साथ वो जे को एक बैग देते हुए बोलती है, मुझे बाहर एक लड़की मिली थी जिससे मुझे ये बैग दिया है और उसने बोला था कि ये बैग मैं तुम्हें दे दूं, इस बैग के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनके जरिए तुम बहुत आसानी से इस हॉस्पिटल में से बाहर आ जाओगे। ये बात सुनकर जे सायरम के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है, सायरम ने जरूर मेरे लिए इस बैग के अंदर कुछ अच्छे कपड़े रखे होंगे जिन्हें पहनने के बाद मैं बहुत आसानी से उन रिपोर्टर्स के दरमियान में से निकल जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि इसके अंदर तो एक रस्सी रखी हुई होती है और ये देखकर जे काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर सायरम ने मुझे ये रस्सी क्यों दी है, आखिर इसके साथ मैं क्या करूंगा। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि उसके कमरे के अंदर एक खिड़की भी मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे उस रस्सी के जरिए इस हॉस्पिटल में से बाहर निकल चुका होता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो बोल रहा होता है, क्या इस बेवकूफ को सिर्फ यही तरीका पता था। लेकिन इसी के साथ वो डॉक्टर जे को आवाज लगाकर बोलती है, तुम फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारी जो सेल्फी ली है मैं उसे अभी पोस्ट नहीं करूंगी, लेकिन जब तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बन जाओगे तो उस वक्त मैं अपनी उस पिक्चर को इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगी, इसलिए
इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बना लो। तो यह सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लग्जरी गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर सायरम बैठी हुई होती है। और इसी वक्त यहाँ पर जे भी आ चुका होता है और वो बोलता है, सायरम क्या तुम्हारे पास एक रस्सी ही आखिरी रास्ता था, क्या तुम्हें कोई और आइडिया नहीं आया? तो सायरम बोलती है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम सही सलामत यहाँ तक आते चुके हो। और इसी के साथ जे पूछता है, आखिर इस बैग के अंदर क्या है? तो सायरम बोलती है, मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल कर रही थी लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारा मोबाइल स्ट्रीट पर गुम हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक न्यू मोबाइल ले आई हूँ और रास्ते में से मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से कपड़े भी खरीद लिए थे, आगे चलकर तुम इन्हें चेंज कर लेना। लेकिन इसी के साथ वो देखती है कि जी यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बना रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सायरम तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा परवाह है। और ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, शट अप। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरम जिससे बोल रही होती है, मैं जानती थी तुम फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है कि तुमने 2 हॉट मॉन्स्टर्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तो ये बोलता है, वेल मैं भी वहाँ पर क्या ही कर सकता था, मुझे उन मॉन्स्टर्स से अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मॉन्स्टर सिटी में फैल जाते और वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। जिसके बाद सायरम बोलती है, जे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, हम यहाँ से डायरेक्ट एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड्स बेस्ट टेलर के पास जा रहे हैं। तो वह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम मुझे टेलर के पास क्यों लेकर जा रही हो, क्या तुम मेरे लिए न्यू कपड़े सिलाई करवाने वाली हो? तो सायरम बोलती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, लेकिन वो कोई नॉर्मल कपड़े नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक आर्मर सूट तैयार करवा रही हूँ, क्योंकि एक हंटर के लिए उसका आर्मर सूट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वर्ल्ड्स बेस्ट टेलर के साथ अपॉइंटमेंट ली है और उनके बनाए हुए तमाम आर्मर्स बहुत ही ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जिन्हें यूज करना हंटर के लिए बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ये बात सुनकर जे भी इसके लिए मान गया होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने मोबाइल को यूज कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ सायरम बोलती है, जे तुम्हारी उस वीडियो में सिर्फ इतना दिखाया गया है कि तुमने उन 2 हॉर्न मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की है और तुमने उन्हें हरा दिया है, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि वहाँ पर मौजूद उस 5 स्टार मॉन्स्टर को भी तुमने ही हराया था। तो क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो कि आखिर तुमने इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को अकेले कैसे हरा दिया? तो ये बात सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो अपनी प्रीवियस मेमोरी को सोच रहा होता है, आखिर मैं ये कैसे भूल गया कि मैंने वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अलग पावर को अवेकन कर लिया था और मेरी स्ट्रेंथ अचानक से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, लेकिन वो किस तरह की पावर थी मैं अभी तक ये चीज नहीं समझ पाया हूँ। और इसी के साथ जे सायरम से बोलता है, सायरम अगर मैं सच बताऊं तो इस चीज के बारे में मुझे भी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि उस मॉन्स्टर को मैंने ही हराया था। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, मुझे नहीं लगता कि जे मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि जे हमेशा सच ही बोलता है। और इसी के साथ सायरम दूसरी तरफ घूम जाती है और वो सोच रही होती है, ये लड़का सचमुच एक काफी बड़ा जीनियस है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा क्यूट फेस बनाते हुए जे से पूछती है, अच्छा अब क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि हमारी क्लास का स्टूडेंट सियोक वो आखिर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कब से बन गया? क्योंकि रिपोर्टर्स ने जब उससे तुम्हारे बारे में कोई भी सवाल किया तो उसने तुम्हारे बारे में रिपोर्टर्स को एक वर्ड भी नहीं बताया और उसने बस ये बोला था कि तुम उसके फ्रेंड हो। तो बस सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब जे और सियोक दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड थे तो जे ने ही सियोक को उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए बोला था और सियोक भी इस चीज के लिए मान गया था। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोक जे से बोल रही होती है, तुम हॉस्पिटल में काफी दिनों से पड़े हुए थे और तुमने अपने बहुत ही ज्यादा टाइम को वेस्ट कर दिया है, अब तुम्हें अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि शायद तुम जानते नहीं कि वारियर हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और 100 पीपल्स में से सिर्फ एक ही कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि उस टेस्ट को पास कर पाता है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, सायरम अगर सच में ऐसी बात है तो तुम कैसे पास होगी जबकि तुम्हारी स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो ये बात सुनकर सायरम को जे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तुम ये बात नहीं जानते। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सायरम और जे दोनों ही एक बिल्डिंग के अंदर आ चुके होते हैं। लेकिन इसी वक्त जे सायरम से बोलता है, सायरम आखिर ये वॉशरूम कहाँ पर है, मुझे कपड़े चेंज करने थे। तो सायरम बोलती है, अच्छा चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो उसे वॉशरूम का रास्ता बताकर वहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है, मैं काउंटर पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से वहाँ पर आ जाना। जिसके बाद हम सायरम को देखते हैं जो कि काउंटर के पास आकर वहाँ पर मुझे लड़की से बोल रही होती है, मेरी सीईओ के साथ एक अपॉइंटमेंट थी, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो वह लड़की अपने सीईओ को कॉल करती है, लेकिन इसी के साथ वो लड़की बोलती है, मैम मुझे माफ कीजिएगा लेकिन सीईओ को आज कोई जरूरी काम है जिसकी वजह से वो आपसे नहीं मिल सकते, इसलिए आप फिर कभी आ जाइएगा। यह सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर ये आप क्या कह रही हो, मैंने सीईओ से मिलने के लिए बहुत ही टाइम पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली थी, तो आखिर वो इस तरह मेरी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं? तो लड़की बोल रही होती है, मैम इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इस वक्त आप सीईओ से नहीं मिल सकती। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि सायरम से बोलता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, क्या तुम्हारा
नाम सायरम है। तो यह सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम गयून है। और दोस्तों ये पर्सन एक लड़की है और वो लड़की बोल रही होती है, मुझे याद आ गया, तुम तो हमारे वॉरियर हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह मुझे समझ आ गई, शायद तुम यहाँ पर CEO से मिलने के लिए आई हो। लेकिन क्या तुम एक बात जानती हो, CEO ने तुम्हारी अपॉइंटमेंट को कैंसिल क्यों कर दिया? उसका रीजन मैं हूँ। इस कंपनी के CEO मेरे अंकल हैं और जब भी मुझे उनसे मिलना होता है तो वो मेरे लिए अपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को भी कैंसिल कर देते हैं। तो तुम्हारी अपॉइंटमेंट कौन सी बड़ी बात है? और हम देखते हैं कि वो सायरम को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही होती है। और इसी के साथ हमें गयून के बारे में बताया जाता है कि गयून एक ऐसी लड़की है जिसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल्स ही पसंद है और वो वीक लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और उसे वीक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और गयून को लगता है कि सायरम एक बहुत ही ज्यादा वीक लड़की है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे आ चुका होता है जो कि बोलता है, सायरम मुझे लगता है ये तुम्हारी कोई सीनियर है, लेकिन आखिर ये तुमसे इतने रूड बिहेवियर में बात क्यों कर रही है? तो ये बात सुनकर लड़की बोलती है, आखिर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो ये बात सुनकर जे उसे काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, और आखिर तुम होती कौन हो जिसे मैं अपने बारे में बताऊं? दफा हो जाओ यहाँ से। तो ये बात सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। इसी के साथ हंसते हुए बोलती है, तुम तो कुछ ज्यादा ही बैड माउथ हो, लगता है शायद तुम सायरम के कोई फ्रेंड हो, क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? लेकिन इसी के साथ सायरम बोलती है, सीनियर प्लीज गुस्सा मत कीजिए, ये लड़का आपके बारे में नहीं जानता। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर गयून अपनी किसी टेक्निक को यूज करती है और वो अपने हाथ से सायरम की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लगा देती है। और इस चीज की वजह से सायरम भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन भी फील हो रही होती है। लेकिन सायरम देखती है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी कट नहीं लगा हुआ है। और इसी के साथ वो सीनियर बोलती है, सायरम क्या मैंने तुम्हें बोला है कि तुम हमारे बीच में बोलो? क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि जब तुम्हारा सीनियर किसी से बात कर रहा हो तो तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? लेकिन इसी के साथ जे बोल रहा होता है, तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा नाम जे है, मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है और मेरे वेट, अरे नहीं मुझे अपने वेट के बारे में तो पता ही नहीं है क्योंकि मैंने उसे कभी चेक ही नहीं किया। तो जे की ये बातें सुनकर गयून काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी के साथ जे बोलता है, और हाँ सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं बहुत ही जल्द वॉरियर हाई स्कूल में ट्रांसफर होने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आखिर तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम किसी के सीनियर हो तो तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम किसी को भी बुली कर सकते हो? और हम देखते हैं ये बात सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और इसी वक्त वो अपनी टेक्निक को जे के ऊपर भी यूज करती है, जिसकी वजह से उसने जे की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा कट्स लगा दी होते हैं और इस चीज की वजह से जे के सर में काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ वो लड़की बोल रही होती है, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे वॉरियर हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को भी पास कर पाओगे? शायद तुम जानते नहीं, तुम बस एक ट्रैश हो जो कि डस्टबिन में ही अच्छा लगता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे स्माइल करता है और इसी के साथ वो गयून की टेक्निक को ही यूज करता है और वो गयून के फेस पर एक बहुत ही जोर से पंच मारता है। और हम देखते हैं कि जे काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है, ये कैसा था? मैंने इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम यूज किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं फर्स्ट टाइम में ही इसे यूज करना सीख गया हूँ। और हम देखते हैं कि उसने गयून की बॉडी के ऊपर और भी बहुत ही ज्यादा पंचेस मारे होते हैं और हम देखते हैं कि गयून इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि गयून को काफी ज्यादा डांट रहा होता है और वो बुरा होता है, गयून आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तुम जब भी मेरे ऑफिस में आती हो तो हमेशा ही कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती हो। और हमें पता चलता है कि यही पर्सन इस कंपनी का CEO है जो कि एक बहुत ही बड़ा आर्मर डिजाइनर है। और वो पर्सन बोल रहा होता है, इडियट आखिर तुमने मेरी कॉल को पिक क्यों किया था और तुमने यहाँ से इन लोगों को जाने के लिए बोल दिया? क्या तुम जानती हो इन्होंने काफी टाइम पहले ही मुझसे एडवांस में ही एक अपॉइंटमेंट रख ली थी और तुमने यहाँ पर आकर उन्हें परेशान करना स्टार्ट कर दिया। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे फादर को तुम्हारे बारे में बता दूं? अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे और फिर वो तुम्हें इस जगह पर आने से भी मना कर देंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं CEO सायरम से माफी मांग रहा होता है और वो बुरा होता है, सायरम प्लीज मुझे माफ करना, मैंने गयून को काफी बार समझाया है लेकिन ये हमेशा ही लोगों को परेशान करती रहती है। और हम देखते हैं कि सायरम भी यहाँ पर CEO को देखकर काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई होती है और वो सोच रही होती है, शुक्र है यहाँ पर ये CEO आ गए, अगर ये यहाँ पर नहीं आते तो मुझे नहीं पता था कि आखिर ये गयून जे के साथ क्या करती। और हम देखते हैं कि CEO गयून को डांट रहा होता है लेकिन गयून बस उसे इग्नोर कर रही होती है। लेकिन इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि आहिस्ता सी आवाज में सायरम से पूछता है, सायरम आखिर ये लड़की है कौन और ये तुमसे इतने ज्यादा रूड बिहेवियर से बात क्यों कर रही थी? तो सायरम बताती है, ये पर्सन हमारे स्कूल की काउंसिल प्रेसिडेंट है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है और हमारे स्कूल में इस पर्सन के पास बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी मौजूद है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और ये हमारे स्कूल में हर एक पर्सन से इसी तरह एटीट्यूड में ही बात करती है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान
हो रहा होता है और वो बोलता है अगर ये तुम्हारे स्कूल की काउंसिल प्रेसिडेंट है तो क्या ये 3rd या फिर 4th ईयर की स्टूडेंट है। तो सायरम बोलती है अरे नहीं, ये सिर्फ एक 2nd ईयर की स्टूडेंट है। असल में हमारा काउंसिल प्रेसिडेंट पहले कोई और पर्सन था, लेकिन गयून ने उसे फाइट मैच के लिए चैलेंज किया और उसने बहुत ही आसानी से उस काउंसिल प्रेसिडेंट को हरा दिया, जिसके बाद गयून न्यू काउंसिल प्रेसिडेंट बन गई। ये बात सुनकर जे बोलता है क्या सिर्फ इतने से ही, क्या इस चीज में टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सायरम बोल रही होती है जे मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया है कि वारियर हाई स्कूल में सिर्फ उस पर्सन की वैल्यू है जो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, और अगर तुम पावरफुल हो तभी तुम्हारी रिस्पेक्ट की जाएगी। और शायद तुम जानते नहीं कि ये लड़की हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा यंगेस्ट प्रेसिडेंट्स में से एक है, लेकिन कोई पर्सन इससे उलझना नहीं चाहता क्योंकि सभी जानते हैं कि इस लड़की के अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है और अगर उन्होंने इससे पंगा लिया तो कहीं ये उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। तो यह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि गयून वहाँ से जारी होती है, लेकिन इसी वजह जे उसे आवाज देता है और वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहोगी। मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा बिजी हो और शायद तुम किसी पर्सनल रीजन के लिए अपने अंकल से मिलने के लिए आई थी, लेकिन हमारी वजह से तुम्हें यहाँ से जाना पड़ रहा है। अगर तुम चाहो तो हम एक बेट लगा सकते हैं। और हम देखते ये बात सुनकर सायरम तो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है इडियट, आखिर तुम कर क्या रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे। और इसी के साथ वो गयून से बोल रही होती है गयून ये लड़का थोड़ा पागल है, इसकी बातें मत सुनो। लेकिन इसी के साथ गयून काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोलती है आखिर तुम किस तरह की बेट लगाना चाहते हो। तो ये बोलता है मेरी बेट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं तुम्हारे साथ शैडो स्पारिंग करना चाहता हूँ। वो पर्सन जो दूसरे पर्सन को हरा देगा वो इस बेट को जीत जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये बेट मैं जीत गया तो बदले में मुझे तुम्हारी काउंसिल प्रेसिडेंट की सीट चाहिए। तो ये बात सुनकर गयून काफी ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ वो बोलती है इंटरेस्टिंग, मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो चलो एक मैच हो जाए। और ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है क्या कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, इसका हाथ बहुत ही ज्यादा डैमेज है और डॉक्टर ने इसे रेस्ट करने के लिए बोला है और रेस्ट करने के बजाय ये इस पागल लड़की से फाइट करना चाहता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।